हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। माय नेम इज वशिष्ठ। आज हमने कहा है क्लास 12 बोर्ड पर्पस के लिए एक क्विक रिवीजन सेशन, जिसमें हम गॉस लॉ को वन शॉर्ट वीडियो में मतलब 40 से 50 मिनट में पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है। अब देखिए, जो एनसीईआरटी में होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और गॉस थ्योरम को कंबाइन किया गया है, लेकिन डिफरेंस बुक में आपको यही चैप्टर्स थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, तो यहाँ पर इसे अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया अलग अलग चैप्टर में। ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी पर्पस चलेंगे तो दोनों लेक्चर कवर करिएगा। ठीक है। बाकी अब रेफरेंस बुक को लेकर चलेंगे तो फर्स्ट चैप्टर का वो पहला लेक्चर था, ये सेकंड चैप्टर का लेक्चर है। ठीक है। ये वन शॉट वीडियो, इस वन शॉट वीडियो में आप पूरे चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में आप चैप्टर्स को कवर करेंगे और आपका बोर्ड पर्पस के लिए बहुत अच्छी तरीके से आप रिविजन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं गॉस लॉ। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं फ्लक्स। फ्लक्स होता क्या है, चलिए देखते हैं। A measure of, ये हमारा है फ्लक्स। ठीक होता क्या है? A measure of number of electric field lines passing through a surface in a given amount of time। मतलब कि हम जो भी हम टाइम देते हैं उस टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी पास हो जा रही हैं हमारे दिए हुए टाइम, वही हमारा फ्लक्स होता है। ठीक है। समझ लो, मतलब हमने जो टाइम दिया उस टाइम में कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जा रही हैं सरफेस से, वही होता है हमारा क्या, फ्लक्स। ठीक है। अब बात आती है एरिया वेक्टर का। तो एरिया आप जानते थे, अब हम जानेंगे कि एरिया वेक्टर होता क्या है। अब चाहे आप एरिया वेक्टर को एस से दिखाइए, कहीं की बुक में वहां से ए से दिखाया जाता है। ठीक है। तो वो आप पर डिपेंड रहता है आप किससे दिखाना चाहते हैं एरिया वेक्टर को। ठीक है। तो चलिए देखते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर, जिसको हम एस वेक्टर डिनोट करते हैं, फॉर अ प्लेन सरफेस इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सरफेस एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब जो एरिया वेक्टर हमारा होता है वो सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। समझ रहे हैं? सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। जैसे समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये बोर्ड है, ये बोर्ड हमारा क्या है, सरफेस है। ठीक है। अगर हमको इस पर एरिया वेक्टर बताना है तो ये सरफेस है, तो देखिए जो मार्कर आ रहा है हमारा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा एरिया वेक्टर हुआ। या तो बाहर साइड एरिया वेक्टर या फिर इस बोर्ड के अंदर साइड एरिया वेक्टर। ठीक है। मान लीजिए सरफेस कुछ हमारा इस तरीके से रहा। ठीक है। जैसे इस तरीके से सरफेस रहा, मान लीजिए हमने बुक कॉपी ले लिया। ठीक है। मान लीजिए हमारा सरफेस है ये रहा। ठीक है। ये रहा हमारा सरफेस। तो एरिया वेक्टर कुछ हमको ऐसे मिल गया, तो ऊपर मिलेगा या फिर हमको नीचे मिलेगा, कुछ परपेंडिकुलर मिलेगा। ठीक है। इस तरीके से, या तो नीचे रहेगा या फिर हमको ऊपर मिलेगा। अब ये बोर्ड वाला देख लीजिए, अगर ये रहा हमारा सरफेस तो हमको मिला एक आगे साइड एरिया वेक्टर या फिर एक पीछे साइड। ठीक है। समझ रहे हैं? ठीक, ये हमारा क्या एरिया वेक्टर। अगर कुछ इस तरीके से रहा तो ये मिला। ठीक है। समझ रहे हैं? मतलब एरिया वेक्टर जो होता है वो हरदम सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखिए एक्स वाई और जेड, मतलब इसमें हमारा ये, ठीक है, मान लीजिए हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस है हमको एरिया वेक्टर बताना है। मतलब ये जो हमारा ये सरफेस है कुछ इस तरीके से रखा गया है। ठीक है। तो इस पर जो मान लेते हैं ये, एक्चुअली कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल फॉर्म में है ये मान लीजिए इसका ब्रीथ दिया गया। देखिए ये ब्रीथ और ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये हमारा लेंथ है। ठीक है। एरिया वेक्टर बताना है हमको, तो एरिया वेक्टर के लिए हमको सरफेस का एरिया चाहिए और सरफेस में एरिया वेक्टर चाहिए, मतलब डायरेक्शन चाहिए। ठीक है। क्या चाहिए हमको? डायरेक्शन चाहिए। तो हम देखेंगे अगर एरिया वेक्टर निकालना चाहे, सरफेस जस्ट परपेंडिकुलर होता है, हमने अभी बताया, तो ये कुछ ऊपर मिला हमको। तो अगर हम ऊपर जाएंगे, देखिए वाई एक्सिस में जा रहे हैं, तो वाई एक्सिस के लिए हम लेते हैं क्या, जे कैप। क्या लेते हैं, क्या लेते हैं हम? जे कैप लेते हैं। आई एक्सिस के लिए क्या लेते हैं? आई कैप। जेड के लिए क्या लेते हैं? के कैप। तो अगर हम ऊपर जाएंगे तो प्लस जे कैप मिलेगा, अगर ऊपर वाला हमने कंसीडर किया डायरेक्शन, अगर नीचे लिया तो हमको क्या मिलेगा? माइनस जे कैप। इसका मतलब एरिया वेक्टर हमको, देखिए एरिया वेक्टर हमको क्या मिला, होता क्या देख लीजिए, एरिया वेक्टर हमारा होता है एस वेक्टर बराबर एस एन कैप। ये एरिया, ये हमारा डायरेक्शन है। ठीक है। तो ये एरिया का रेक्टेंगल है, एरिया फार्मूला क्या होता है? लेंथ टू ब्रीथ, जे कैप ऊपर के लिए या फिर माइनस जे कैप नीचे के लिए। उसी तरीके से ये हमारा क्या है, कुछ सर्कल है, सर्कल के लिए एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन क्या हुआ है, तो जे कैप ऊपर या फिर माइनस जे कैप। ठीक है। ये था हमारा एरिया वेक्टर। ठीक। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मतलब अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। ठीक है। मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी ज्यादा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से पास करेंगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। ठीक है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी सरफेस से पास करेंगी उतनी ज्यादा हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। ठीक है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस। मतलब हमको वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए जो सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर हो। ठीक है। तो हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे ये था हमारा सरफेस, मान लेते हैं ये एस वेक्टर क्या हमारा एरिया वेक्टर है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी इस एरिया वेक्टर से किसी एंगल थीटा पर
जा रही है, ठीक है, किसी एंगल थीटा पर है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमको वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो मतलब ये अगर एंगल थीटा बना है तो ये जो एंगल बनेगा ये हमारा होगा ई कॉस थीटा, जो सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसलिए हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लेनी होगी। तो फाई ई मतलब, अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। तो देखिए फाई ई बराबर हमको मिला ई कॉस थीटा इनटू में या फिर डॉट में एस, ठीक है, एस क्या है हमारा एरिया है, ठीक है। अब ई एस कॉस थीटा मतलब ये, अब देखिए ई एस कॉस थीटा इसको हमने लिखा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर लिख दिया, जहां एस वेक्टर होगा, चाहे ए लिखिए चाहे एस लिखिए, हमने बताया अगर हम एस को लेके चलें तो पूरे लेक्चर में एस को ही लेके चलेंगे। तो ई वेक्टर डॉट एस मतलब ये क्या है हमारा डॉट प्रोडक्ट, आपको पता है ना कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, इसी तरीके से अगर ई एस कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है ml3 टी की पावर -3 ए की पावर -5। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, कैसे, क्योंकि देखिए डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ना स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल होता है क्या, ठीक है, क्या लिखा है, एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस एट अ पॉइंट इज नोन एज सॉलिड एंगल, ठीक है। अब देखिए सॉलिड एंगल होता क्या है, कुल्फी खाए हैं आप, ठीक है, कुल्फी खाते हैं ना, तो कुल्फी आती है, ठीक है। अब कुल्फी की देखिए कुछ इस तरीके से कुल्फी होती है आपकी, कुछ इस तरीके से कुल्फी होती है, तो ये जो एंगल बनता है ना, समझ रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल, समझ रहे हैं, इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। अब देखिए देखिए क्या है, सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ठीक है, समझ रहे, सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। तो इस सॉलिड एंगल के लिए हमने फॉर्मूला निकाला है डी ओमेगा, मतलब जी ओमेगा बराबर में डी एस बाई आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमने छोटी से, ठीक है, हमने छोटा से लिया है, अब छोटे से इस एरिया से, मतलब इस पॉइंट पर अगर ये छोटा हमने लिया है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो यहाँ एंगल है वो छोटा बनेगा, इसलिए हमने इसको बोला है डी ओमेगा। इससे आर डिस्टेंस दूरी किसी पॉइंट पर हमने क्या निकाला, फार्मूला हमको मिला डी ओमेगा बराबर डी एस बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सॉलिड एंगल का जो हमारी यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, ठीक। बात आती है गॉस थ्योरम की, ठीक है, क्या है गॉस थ्योरम, अब क्या होता है, इन्हें वैक्यूम या फिर एयर, समझ रहे, या वैक्यूम में या फिर एयर में जो हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1 by epsilon naught times the net charge present inside the surface। अब क्लोज्ड सरफेस नाम आ रहा है, क्या है क्लोज्ड सरफेस। अब क्लोज्ड सरफेस मतलब 3D सरफेस, कैसा सरफेस 3D सरफेस। अब 2D की बात नहीं हो रही है, बोर्ड आपका सरफेस कैसा हो, क्लोज्ड, जैसे एक बॉक्स हो, कोई बॉक्स हो या फिर स्फीयर हो, क्या चारों तरफ से क्लोज होते हैं, ठीक है, तो ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। ओपन सरफेस हमको 2D नहीं चाहिए, हमको 3D चाहिए जो क्लोज हो, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है, अगर किसी भी क्लोज सरफेस जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इन अ वैक्यूम और एयर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, मतलब हमारे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो किसी क्लोज सरफेस के लिए, उस क्लोज सरफेस के अंदर जो हमारा चार्ज होगा रखा होगा, समझ रहे, उस क्लोज सरफेस के अंदर जो हमारा चार्ज रखा होगा उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, ठीक है। क्या लिखा गया है, इन अ वैक्यूम और एयर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम, मतलब इस क्लोज सरफेस के अंदर, मान लीजिए हमारा क्लोज सरफेस है स्फीयर है, इस क्लोज सरफेस के अंदर जो हमारा चार्ज क्या रखा है, क्यों है, ठीक है, तो जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इस चार्ज का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, चार्ज हमारा कहते हैं क्यों, तो क्या मिला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये आई एन का इनसाइड, क्यू इनसाइड मतलब सरफेस के अंदर क्या चार्ज है, सरफेस के अंदर चार्ज हमारा क्या है क्यू इनसाइड, ठीक है। तो फाई ई, ठीक है। अब देखिए अभी तक आप फाई ई पढ़ते थे वहां पर, ठीक है, वहां पर आप पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले थे ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो क्लोज, ये क्लोज इंटीग्रल है, ठीक है, इससे क्या पढ़ेंगे क्लोज इंटीग्रल, तो फाई मतलब cos थ्योरम को मिलता है फाई ई बराबर में क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर में क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वो उस सरफेस के अंदर जो हमारा चार्ज होता है उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, ठीक है। ये था हमारा गॉस थ्योरम, ठीक है। अब इसमें केसेस हैं, ठीक है, तो केस फर्स्ट हमारा क्या कहता है, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस, ठीक है, जब हमारा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर हो तो हमको वहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। देखिए लेट अ पॉइंट चार्ज, ठीक है,
अब चलिए देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस एट पॉइंट पी, ठीक है, समझ रहे हैं। एट पॉइंट ओ मान लीजिए, इसको पी ना मानिए, एट पॉइंट, ठीक है, ओ मतलब कोई हमारा, ठीक है, कोई हमारा प्लस क्यू चार्ज है जो ये क्लोज सरफेस के अंदर पॉइंट ओ पर है। कैसा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब ये सरफेस आप सर्कल मत समझिए, हमारा स्फीयर है 3D में, 2D तो हम इसको सर्कल देख के बता रहे हैं सर्कल है, लेकिन एक्चुअल में हमको 3D चाहिए क्लोज सरफेस। तो ये हमारा क्या स्फीयर है, तो स्फीयर में हमारा एक, इसके स्फीयर के अंदर एक चार्ज रखा गया जो प्लस क्यू चार्ज है पॉइंट ओ पर, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए इस स्फीयर के सेंटर पर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ठीक है, अब देखिए, समझ रहे हैं, अब हमको इसके पूरे सरफेस पे हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है इस सरफेस के लिए, ठीक। तो हम करते क्या है, अब देखिए जो हमारा कूलम्स लगता था, ठीक है, वो पॉइंट चार्ज के लिए लगता था, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे सरफेस पर निकाल के पहले हम छोटा सा पॉइंट कट कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें लिखा गया है ds इज ए स्मॉल एरिया, स्मॉल एलिमेंट एरिया ऑन सरफेस एट पॉइंट पी। मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट पी है, ये हमारा कोई पॉइंट पी है, इस पर हमने छोटा सा एक एरिया कट किया, ठीक है। ये हमारा एरिया क्या है, ds है। तो अभी आपको पता है जो हमारा एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब जो हमारा हमने जो एरिया कट किया था, ठीक है, इस मान लेते हैं इस चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक। अब आपको पता होगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालते हैं तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रहता है। अगर इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप क्या करते थे, r डिस्टेंस, समझ रहे हैं, ठीक है, आर डिस्टेंस दूरी पर यहाँ पर आप क्यू चार्ज रखते थे, फिर इस क्यू चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ क्यू चार्ज हम रखेंगे, यहाँ पर हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इसको हम बोलेंगे ई, ठीक है। अब देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारा ds वेक्टर है, इसके बीच का जो एंगल यहाँ पर है वो क्या है, थीटा फ्रॉम 0 डिग्री, क्योंकि देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पर हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच का जो एंगल मिला है वो क्या मिला है, हमको 0 मिला है। तो अगर हम इस फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फॉर्मूला क्या बनेगा, E बराबर 1/4 q by r², ठीक है। इफ थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड ds, देखो E एंड ds के बीच में थीटा है, थीटा क्या मिला हमको 0 डिग्री मिला है, ठीक। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू एलिमेंट एरिया। अब देखिए इस छोटे से एरिया को हमको फ्लक्स बताना है, तो हम मान लेते हैं अगर छोटा सा एरिया होगा तो छोटा सा फ्लक्स बनेगा। तो देखिए d phi e बराबर में E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर में E ds cos थीटा होता है। अब थीटा जगह पे 0 रखा है, cos थीटा वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमको क्या मिला, d phi e बराबर 1/4 q by r² ds, ठीक है। अब हमको, अगर हमने छोटे से एरिया पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, ठीक है, अगर हम अब हमको पूरे सरफेस में निकालना, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब इसको इंटीग्रेट किया तो हमको फाई मिला, इंटीग्रेट किए, ठीक है ना, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो 1/4 की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर आ गया। क्यों, जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट बाहर आ गया। अब r देखेंगे, जी r जो है ये हर एक पॉइंट पे, इससे यहाँ से r हर जगह होती है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया। सिर्फ बचा ds का था हमारा स्मॉल एलिमेंट एरिया था। तो ये सरफेस है, ठीक है। अब ये हमारा कैसा सरफेस है, स्फीयर है, तो हम इसको इंटीग्रेट करें, हमको s बाहर आ जाएगा। अब s क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये स्फीयर है, सरफेस एरिया अब स्फीयर हो जाएगा। स्फीयर का सरफेस एरिया फार्मूला होता है 4πr², ठीक है। ये क्या था हमारा, ds छोटा सा एरिया था, अगर हम पूरा इंटीग्रेट कर दें इसको तो पूरा एरिया मिल जाएगा ना। तो है क्या, हमारा शेप क्या है, स्फीयर है, पूरा एरिया क्या हो जाएगा 4πr², ठीक है। तो 4 कैंसिल, r² कैसे बचा, क्या क्यों। अब ये क्यों था हमारा, इसके अंदर वाला क्यों, उनका वाला क्यों, इसके अंदर का क्यों इनसाइड अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या था, प्रूफ है, ठीक है, क्या था, प्रूफ था, ठीक है। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो हमारा चार्ज होता है वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, ठीक है। मतलब किसी भी सरफेस के अंदर जो हमारा चार्ज होता है, हम फ्लक्स निकालना चाहे, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, ठीक। देखिए यही फाई ई बराबर में q इनसाइड ε0 हमको यहाँ पर मिलता है, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं केस सेकंड, जो हमारा गॉस थ्योरम था उसमें हम केस सेकंड बात करने जा रहे हैं कि व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस। अब क्लोज सरफेस मतलब समझिए, क्लोज सरफेस मतलब 3D सरफेस, ठीक है। ये आपको सर्कल नहीं है, ठीक है, ये सर्कल नहीं दिख रहा, ये आपका 3D मतलब स्फीयर में है, ठीक है।
इसको आप स्फीयर समझिए, ठीक है। मतलब कि जब हमारा चार्ज इस क्लोज सरफेस के बाहर हो, तो देखिए ये, ठीक है। तो गॉस लॉ होता क्या था कि जो गॉस लॉ होता था कि किसी नेट मतलब उस 3D सरफेस मतलब क्लोज चार्ज के अंदर जो हमारा नेट चार्ज होता था उसकी वजह से हमको जो फ्लक्स मिलता था, टोटल फ्लक्स मिलता था, वो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हमको मिलता था, ठीक है। मतलब हम जब तक चार्ज कोई अंदर नहीं होगा तब तक हमको फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो भाई हमको यहाँ दिखाना है, कैसे हम देखते हैं हमको फ्लक्स मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि अंदर कुछ चार्ज है नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस q सिचुएटेड एट पॉइंट O। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट O है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्लस चार्ज रखा गया है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये देखिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से, यहाँ से दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो इस पर हमको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या एक छोटा सा एरिया लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा हमने एरिया कट किया, इस यहाँ पॉइंट नाम बोल दिया मैंने पी, और इस पॉइंट मैंने नाम बोला क्यों, और हमने एक छोटा सा एरिया यहाँ कट किया, ठीक है। अब अगर आप देखें ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हमारी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे इसी तरीके से कि समझ रहे हैं, ये हमारा क्या था, स्मॉल एरिया है, ठीक है। अब देखिए कि जो हमारा 3D, अगर हमारी 3D मतलब क्लोज सरफेस है, अब कोई 3D सरफेस मतलब क्लोज सरफेस है, तो उससे जो हमारा एरिया वेक्टर निकलता है वो रेडियली आउटवर्ड, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड लाइन निकलती है, ठीक है। मतलब कोई भी अगर हमारा 3D सरफेस है, ठीक है, क्लोज सरफेस है, तो उससे जो हमारा एरिया वेक्टर निकलता है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड निकलेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ के लिए निकालेंगे एरिया वेक्टर, हमको जस्ट परपेंडिकुलर मिलेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ हमको ds मिला। और अगर यहाँ निकाले तो यहाँ हमको कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन मिलेगा हमको ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस साइड है, ठीक है। हम मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट पॉइंट के लिए था और हमारा सेकंड के लिए ये था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया ds एट p पर स्मॉल एरिया ds, उसके जैसे हमको फ्लक्स क्या मिलेगा, तो फ्लक्स का फार्मूला phi e बराबर e ds cos थीटा होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E1 और यहाँ पर E2 है, तो E1 हो गया और एरिया क्या था हमारा ds था, ds लिखा। अब आप देखें जो हमारा एंगल थीटा बनता था, cos थीटा होता था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच होता था। तो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और ds वेक्टर हमारा इस साइड है, एंगल क्या 180 डिग्री, ठीक है। समझ रहे हैं, यहाँ हमको एंगल क्या मिला 180 डिग्री, इसका मतलब यहाँ हमको मिलता है माइनस e। अब cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ से हमको मिलेगा cos E1 ds, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस कंडीशन में सेकंड पॉइंट के लिए यहाँ पे देखेंगे सेकंड एरिया के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों एक ही सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर हमको एंगल मिलता है 0 डिग्री, तो वह 0 को लेंगे तो 1 होती है, यहाँ हमको मिलेगा E2 ds। अब हम मान लेते हैं कि E1 E2 हमारा क्या है, बराबर है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या बराबर है। अगर हमारी E1 और E2 बराबर हो जाएंगे तो यहाँ हमको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था phi1 प्लस phi2, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस e ds, और यहाँ क्या हो जाएगा e ds, प्लस माइनस कैंसिल होगा 0। मतलब जब हमारा चार्ज बाहर होगा तो उसकी वजह से हमको कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिडक्शन फॉर ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। मतलब देखिए अब आपको हम बता दें कि जो आपका ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड गॉस थ्योरम, अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो ये दोनों चैप्टर कंबाइन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस कंबाइन चैप्टर को अलग अलग कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को हमने अलग बताया और गॉस थ्योरम को हमने अलग बताया है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर जब पढ़े तो वहां पर भी हमने निकाला था किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था। फॉर्मूला क्या निकाला था, k q बाई r स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हम निकाले किसी वजह से गॉस थ्योरम का यूज करके, ठीक है। तो देखिए वही निकला है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, वही चीजें निकली, बस किसका यूज किया है हमने, यहाँ पर हमने गॉस थ्योरम का यूज किया है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस q प्लेस्ड एट पॉइंट O। मान लेते हैं यहाँ हमारा कोई पॉइंट O है, यहाँ पर हमारा प्लस q चार्ज रखा गया है, एंड इन वैक्यूम p इज अनदर पॉइंट एट अ डिस्टेंस r। कोई p हमारा दूसरा पॉइंट है r डिस्टेंस में, मान लीजिए यहाँ है हमारा, और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, क्या यूज करके, गॉस थ्योरम यूज करके, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे,
ठीक है, ये वही कंडीशन हुई, ये भाई यहाँ पर हुई। देखिए अब देखिए, अब आप कॉन्सेप्ट हो यार, चलिए कुछ ना करिए, यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल सा एरिया आप लेंगे, हम सिमेट्री में लेते हैं, जिस सिमेट्री ये हमारा मान लीजिए स्फीयर की सिमेट्री, ये हमारा स्फीयर के फॉर्म में है 3D क्लोज सरफेस, तो हमने जो छोटा सा एरिया लिया है वो भी 3D के मतलब स्फीयर के फॉर्म में रहेगा, इसको आप गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, हमने एक छोटा सा सरफेस लिया, ठीक है, इसकी वजह से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस इनर चार्ज रखते थे, ठीक है, समझ रहे हैं, तो इसके लिए हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कुछ इस तरीके की डायरेक्शन मिली है, ठीक, तो जो हमारा डीएस वेक्टर मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इधर मिली है, सरफेस ठीक इधर मिला है, तो जो हमारा डीएस वेक्टर होगा वो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमको डीएस वेक्टर मिला। ठीक है, हमको क्या मिला, डीएस मिला। ठीक है, अब वहां पर बताया गया था कि यहाँ क्यू नॉट चार्ज रखा जाता था, इस वजह से ये रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ मिलते थे। ठीक है, यहाँ पर हमको डीएस वेक्टर मिला है, तो अब ये होता है हमारा गॉस थ्योरम का फार्मूला, फाई ई बराबर में क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, यहाँ से हमको मिला ई डीएस कॉस थीटा। तो अगर हम देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा ई है और जो हमारा डीएस है, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये खत्म, बचेगा सिर्फ ये, देखिए वहां बचा है। ठीक है, अब देखेंगे ई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और डीएस मतलब छोटा सा एरिया, उसको इंटीग्रेट करेंगे बड़ा सा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो जो एरिया मिलेगा वो किस शेप में है, स्फीयर के शेप में, स्फीयर का शेप क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये जो हमारा छोटा सा एरिया था, ये छोटा सा स्फीयर था, डीएस जिसका एरिया क्या था, डीएस था, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, हमको पूरा ये सरफेस पे एरिया निकल आएगा, क्या हम निकाल एस, मतलब बड़ा वाला ये है क्या, ये हमारा स्फीयर है, स्फीयर का एरिया फार्मूला क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए फाई ई बराबर में ई हो गया, इस एस का जगह पर हमने ये रखा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बट फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम हमारा क्या होता है, फाई ई बराबर में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हमने देखो फाई ई का जगह पर यहाँ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था, हमने यहाँ रख दिया, और यहाँ था ये, तो यहाँ से हमको ई मिलता है, हमने साइड चेंज करेंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, वहां पर जाइए देखिएगा, पेज पलटिएगा, आपको मिलेगा, आपको किसी भी पॉइंट चार्ज की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यही देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा इसने पूछा है कि आप कूलम्स लॉ बताइए, क्या बताइए, कूलम्स लॉ प्रूव करिए। ठीक, कैसे आप देखिए कैसे होगा, देखिए कूलम्स लॉ, इसे इरेज कर दें, नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। ओके, चलिए देखिए, मतलब अब हमको कूलम्स लॉ प्रूफ करना है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये पॉइंट पे लिखिए, नोट करिएगा, इफ टेस्ट चार्ज Q naught placed at point P, then force acting on it, यदि हम इस P पॉइंट पर Q नॉट चार्ज रख दे तो इस पर फोर्स क्या एक्ट होगा, तो हम लगाएंगे फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर में Q नॉट E, यही एक्ट होगा इस जगह पर। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे, अब हम देखेंगे तो ये है हमारा Q नॉट E, हमने ये निकाला, क्या निकाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई में R स्क्वायर। ठीक है, ये F था हमारा, F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई Q R स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको मान लें, क्या मान लें, Q नॉट को मान लें Q1 और Q को मान लें Q2, तो हमको क्या मिलेगा, F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिए ये कूलम्स लॉ था ना। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, मतलब ये हमने इनफाइनाइट लेंथ ऑफ की वायर ली है जिसमें प्लस क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, हमने इनफाइनाइट लेंथ की वायर ली है, उसमें हमारा प्लस क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ठीक है, तो देखिए लिखा क्या है, जस्ट कंसीडर ए थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक, मतलब हमारा एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसकी लीनियर जिसमें यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस वायर पर। ठीक है, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये जो नाम आप सुन रहे हैं ये इसके फर्स्ट लेक्चर मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड में भी आपने सुना होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है,
लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से नोट करते थे, जिसको हमको मिलेगा Q बाई L, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बाई लेंथ। समझ रहे हैं, ये हमको ये था हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इस पर हमको क्या बताना है, इस पर हमको बताना था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, अगर ये हमारा इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए जो वायर हमारा होता है, ठीक है, अब जो देखिए जो हमारा वायर होता है, जैसे ये देखिए, जैसे ये हमारा वायर है, ये क्या है, हमारा वायर है, ये वायर देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, ये किस शेप में है, सिलेंडर शेप में। किस शेप में है, सिलेंडर शेप में ना, ये वायर का शेप कैसा है, सिलेंडर। ठीक है, अब ये वायर की लेंथ कैसी है, इनफाइनाइट है। इसी पर हमको क्या निकालना था, इस हमको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, गॉस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो अब देखिए ये है, अब इस वायर के अंदर प्लस क्यों चार्ज हमने लिया है, इस पर प्लस प्लस चार्ज है, इसलिए वायर है, वायर के अंदर प्लस चार्ज है। ठीक है, तो अगर हमको गॉस थ्योरम की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे, तो गॉस थ्योरम कहता क्या है कि जब तक, गॉस थ्योरम वैल्यू कब है, जब किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज हो, तब उसके लिए गॉस थ्योरम वैल्यूड होता है। अब ये तो क्लोज सरफेस है ही नहीं, मतलब अब ऐसा मत कहना कि चार्ज के अंदर रखा गया, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, हम इस वायर पर निकालेंगे ना कि इसके अंदर चार्ज को निकालेंगे। ठीक है, इस वायर के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जिस सिमेट्री में, मतलब जिस शेप में ये है हमारा, ठीक है, समझ रहे हैं, जैसे ये हमारा है सिलेंडर शेप में, तो हमको इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इस पर गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, जो सिलेंडर के ही शेप में रहेगा। ठीक है, तो देखिए हम चले गॉसियन सरफेस ड्रा करने। ठीक है, ये क्या है हमारा गॉसियन सरफेस, सिलेंडर लग रहा है, देखिए ये आपका सिलेंडर लग रहा है ना, वायर आपका सिलेंडर शेप में होता है, तो ये भी सिलेंड्रिकल शेप में ही है। अब देखिए इसके अंदर जो चार्ज है, ठीक है, अब जो इसके अंदर चार्ज है वो कैसे हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं 3D सरफेस से, मतलब अब हम इस पर निकाल सकेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकेंगे। ठीक है, किसके हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। गॉस थ्योरम कहता क्या है कि हमको क्लोज सरफेस चाहिए, मतलब उसके अंदर चार्ज हो, और उसके मतलब चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर हो। तो अब ये था हमारा क्लोज सरफेस कैसा है, गॉसियन सरफेस हमने लिया, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज प्लस चार्ज। अब इसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट सरफेस है, ये हमारा सेकंड सरफेस, और ये जो कर्व पार्ट है ये हमारा थर्ड सरफेस। जैसे ये है आपका सिलेंडर, ये मार्कर आपका है सिलेंडर शेप में। तो देखिए जो हमने फर्स्ट सरफेस बोला, ये ऊपर वाला सरफेस फर्स्ट, नीचे वाला सरफेस सेकंड, और ये कर्व सरफेस है, ये सरफेस थर्ड। ठीक है, हमने इसी बोला है। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए, ठीक है, अब ऊपर वाला सरफेस किस शेप में है, सर्कल शेप में, जो ऊपर वाला सरफेस है देखिए, इस पर हम इसी के सिमेट्री में छोटा सा एरिया कट करते हैं, एक हम छोटा सा गॉसियन सरफेस एरिया लेते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, जिसका एरिया वेक्टर सरफेस के जस्ट आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर। अगर सरफेस ये है हमारा, तो एरिया वेक्टर जस्ट परपेंडिकुलर निकलेगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। हमको डीएस इधर मिला, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस, आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ देखिए लिखा गया, देखिए यहाँ लिखा है दिस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये जो हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, हैज थ्री सरफेस, तीन सरफेस है, टू इंड सरफेस, दो इंड पर है, एक यहाँ पर एक यहाँ, मतलब इंड मतलब देखिए एक यहाँ, दो इंड पर है। वन कर्व्ड सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस जो S3 ये है आपका कर्व है। ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्टेड नॉर्मली टुवर्ड। अब देखिए सिमेट्री सेम होने की वजह से जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो मतलब कैसे मिलेगी, इस पूरे सरफेस के, ये कर्व सरफेस के आउटवर्ड परपेंडिकुलर निकलेगी, समझ रहे हैं। डायरेक्टेड नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब इधर देखेंगे, इधर आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से। ये कैसा सरफेस है, 3D सरफेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ मिली, ऐसे आपने यहाँ पर कोई एक छोटा सा एरिया लिया, तो इसकी वजह से आपको डीएस आउटवर्ड यहाँ मिला, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिली। ठीक है, अगर आप सरफेस के लिए मान लीजिए आपने यहाँ लिया, तो आपको डीएस भी इधर मिलता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर मिलता है। ठीक है, ये था फर्स्ट सरफेस के लिए, लिख देते हैं, ये S1 के लिए है, ये S3 के लिए है, और ये S2। ठीक है, सरफेस सेकंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए लेट
phi1 phi2 एंड phi3 हम मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi1, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi2, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi3। हमने phi1 निकाला है, होता है क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds, ठीक है। तो E ds cos 90, देखिए इस सरफेस के लिए जो एंगल बन रहा है वो क्या 90 बन रहा था, हमने cos 90 लिया, ठीक है। अब cos 90 वैल्यू क्या आती है 0, तो पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सेकंड सरफेस के लिए यहाँ भी एंगल क्या बन रहा है 90, तो यहाँ भी 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहाँ भी 0 हो गया सेकंड सरफेस के लिए। अब थर्ड सरफेस के लिए हमको एंगल क्या मिला है थीटा 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यहाँ से हमको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ds को इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा हमको s मिलेगा, मतलब हमको phi3 जो मिलता है क्या मिलेगा es मिलता है, ठीक है। अब e है s क्या है हमारा s मतलब सरफेस एरिया। अब ये थर्ड सरफेस में हमारा कर्व है, तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है 2 pi r l। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है 2 pi r l। ये सिलेंडर शेप में है तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 pi r l, तो E 2 pi r है, ठीक है। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे गॉसियन सरफेस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ है 5 हो जाएगा, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, तो phi1 phi2 0 0 लिखा, phi3 हमको ये हमने लिखा, phi E हमको मिला E 2 pi r l, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम गॉस थ्योरम कहता है क्या है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इनसाइड द चार्ज का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, ठीक है। phi E बराबर q नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है। तो हमको लेम्डा बराबर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मिलता है q बाई l, तो यहाँ से हमको q मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हमको q मिलेगा लेम्डा l, ठीक है। तो हम देखिए q की जगह पर लेम्डा l पुट लिया, एप्सिलॉन नॉट था यहाँ, t को हमने रखा, बाकी साइड चेंज करके हमको ये मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ओके नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मतलब एक हमारी पतली सी प्लेन शीट है जिसमें चार्ज है, ठीक है, उसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है, इस प्लेन शीट चार्ज की वजह से, ठीक है। ये हमारी प्लेन शीट कैसी है थिन है और इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है। इसकी वजह से हमको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। तो हम करेंगे क्या, देखिए इसमें लिखा है लेट अस कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। लेट सिग्मा बराबर सिग्मा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है क्या, ये आपको चैप्टर फर्स्ट में ही हमने इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड में बता दिया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कि जो आपका चार्ज है पूरे सरफेस पे फैला हुआ, मतलब डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सरफेस, इस सरफेस पे पूरा हमारा क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी यही मिलता है सिग्मा बराबर में चार्ज बाई सरफेस, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए अगर हमको इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम करेंगे क्या, हम इस पर एक, अब देखिए जो गॉस लॉ हेल्प से निकालेंगे, तो गॉस लॉ कहता है क्या, जब तक आप गॉसियन सरफेस नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे इसके अंदर हम कुछ चार्ज देंगे, ठीक है। हम क्या बनाएंगे गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इससे हम x डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हम निकाल लेंगे, ठीक है। अगर x हम यहाँ निकालेंगे सिमेट्री की वजह से हम x यहाँ भी जाएंगे, इसी तरीके से x यहाँ भी निकालेंगे, मान लेते हैं पॉइंट P डैश हो गया, ठीक है। अब हम इस पर बनाते हैं क्या सिलेंडर, क्या बनाते हैं, हमारा जो गॉसियन सरफेस कैसा रहता है सिलेंड्रिकल रहता है, ठीक है। समझ रहे हैं, ठीक। हम मानते हैं ये हमारा सरफेस S1, ये हमारा S2 है जो प्लेन सरफेस है। देखिए कुछ इस तरीके से है, हमने गॉसियन सरफेस माना तो एक प्लेन सरफेस ये हुआ, दूसरा प्लेन सरफेस ये, और ये हमारा क्या कर्व सरफेस हुआ, तो इसको हम सरफेस 3 मानते हैं, ठीक है। S3 मतलब थर्ड सरफेस हमारा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हैज 3 सरफेस, 2 प्लेन सरफेस, देखिए 2 प्लेन सरफेस, एक इधर और 1 कर्व सरफेस जो आपका इस तरीके से है, ठीक है, ये है आप। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कुछ इस तरीके से दी गई है, मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी गई, अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे मिलेगी, देखिए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर अगर आप निकालना चाहें क्या निकालेंगे, अब देखिए अगर ये हमारा प्लेन सरफेस है, ये इस तरीके से देखिए, अगर ये हमारा प्लेन सरफेस है तो हमको जो एरिया वेक्टर मिलता है जस्ट प्लेन के
सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर मिलेगा। तो हमको एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। मान लीजिए हम इस एरिया पे निकाल रहे हैं तो एरिया वेक्टर हमको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा ds। और यहाँ पर देखिए सरफेस अगर हमारा कर्व है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ऐसे मिली है तो एरिया वेक्टर हमको जस्ट ऊपर मिलेगा ds। ठीक है, अब यहाँ इस सरफेस पे देखेंगे ये भी प्लेन सरफेस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो हमको जो यहाँ पर एरिया वेक्टर मिलेगा वो भी हमको आउटवर्ड ही मिलेगा, ये हमको ds में। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें जो हमको थीटा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 0 डिग्री मिल रहा है, क्योंकि हमारा ds एरिया वेक्टर जिस साइड उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर हमको थीटा क्या मिलता है 0 मिलता है। यहाँ पर हमको थीटा कितना मिला 90 मिला, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ये और ds हमको ये 90 मिला। यहाँ पर भी हमको थीटा क्या मिला है 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है। देखिए लेट φ1 φ2 हमने माना कि इसके लिए जो फ्लक्स है क्या φ1, इसके लिए φ2, इसके लिए φ3। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद सरफेस ये देखिए यहाँ लिखा गया है S1 के लिए φ1, S2 के लिए φ2, S3 के लिए φ3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने φ1 निकाला क्या था क्लोज इंटीग्रल e वेक्टर डॉट ds। ये वेक्टर फॉर्म में e ds cos थीटा लिखते हैं। फर्स्ट सरफेस के लिए थीटा क्या है 0 डिग्री, 0 डिग्री हम देखो 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री हम यहाँ नया रख दी। ठीक है, अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो 1 होगी e बाहर आ जाएगी, e रहेगा, ds इंटीग्रेट करेंगे तो es मिलेगा। यहाँ सबको क्या मिला es मिला। इसी तरीके से हमको यहाँ से भी es मिलेगा। और ये cos 90 वैल्यू का 0 तो हमको 0 मिला। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स क्या मिला हमको phi e बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 प्लस φ2 φ3 हो गया 2es हमको मिला। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या होता है phi e बराबर q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा है, इसको हम लिख सकते हैं ना q बराबर में सिग्मा s, इसलिए देखिए हमने q की जगह सिग्मा s रखा, एप्सिलॉन नॉट रखा, q phi e की वैल्यू यहाँ 2es है, 2s हमने यहाँ लाया। अब देखेंगे ये s कैंसिल हो गया, e हमको मिलता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं हमको क्या है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। अभी तक आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला क्या निकाला था, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाला था सिग्मा बाई में 2 पाई एप्सिलॉन। इसे याद रखिएगा, वही चीज हम यहाँ यूज करेंगे। क्या निकाले थे हमने सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी एक प्लेन शीट चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी एक था, अब यहाँ पर हमने 2 प्लेन शीट ऑफ चार्ज लिया है। अब दोनों इसमें केस 2 केसेस होंगे। एक पहला केस हमारा जब हमारे दोनों प्लेन शीट ऑफ चार्ज दोनों पॉजिटिव हैं, देखिए व्हेन बोथ शीट आर पॉजिटिवली चार्ज। और दूसरा केस है कि जब हमारा एक प्लेन शीट पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरा हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा, मतलब अपोजिट नेचर होगी। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यह कंडीशन है जब हमारी दोनों शीट ऑफ चार्ज कैसी हो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने 2 शीट ऑफ चार्ज लिया, इसके लिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी लिया सिग्मा 1 और इसके लिए क्या माना हमने सिग्मा 2। ठीक है, इसमें प्लस चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने वहां देखा था कि चार्ज की वजह से एक इधर चार्ज की वजह से दोनों तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखने को मिली थी। देखिए अगर फर्स्ट हमारा ये चार्ज इसकी वजह से मतलब फर्स्ट प्लेन शीट है हमारी शीट ऑफ चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ये इस मतलब राइट साइड मिली और लेफ्ट साइड में मिला हमको। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो इनफाइनाइटली होती है, मतलब है उनका कोई एंड नहीं है कि यहाँ पर जाने के एंड हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपकी होती है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो अगर देखिए राइट साइड में E1 यहाँ भी है, E1 यहाँ है, तो हमने माना ये रीजन फर्स्ट है हमारा, ये रीजन सेकंड, ये रीजन हमारा थर्ड। इस रीजन में अगर देखेंगे तो इस फर्स्ट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हमको इधर मिली और इधर मिली। ठीक, अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ये समझ में आ रहा है। अब देखिए अब इस यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको आगे मिलेगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाइए E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस साइड डायरेक्शन में मिलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला। अब इधर देखेंगे जैसे इसके लिए था, अब इसके लिए सेकंड शीट है, इसके वजह से E2 बना इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 इस साइड। अब जैसे इधर बना वैसे इधर भी E2 आएगा, देखिए E2 यहाँ भी मिला। ठीक है, समझ रहे हैं ना, E2 इधर, E2 इधर, E1 इधर, E1 इधर मिला ऐसे। तो रीजन फर्स्ट में देखेंगे, देखिए हमने निकाला है। अब आपको पता है कि अभी हमने निकाला था ना, हम सभी ने निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज, उसके हमने फॉर्मूला निकाला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने ये निकाला था सिग्मा बाय 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए पहले शीट की वजह से हमको फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, क्या मिल रही है सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने सिग्मा को सिग्मा 1 से दिखाया, ये हो गया। E2 को हमने क्या निकाला सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन में देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। तो फर्स्ट रीजन अगर आप देखेंगे रीजन में E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में, इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट रीजन में मिलेगी
सिग्मा 1 प्लस 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू पुट करिए, फिर E2 की वैल्यू पुट करिए, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर में 1 बाई 2 एप्सिलॉन कॉमन ले लिया गया, सिग्मा 1 बचा प्लस सिग्मा 2। अब अगर इफ सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, मतलब यदि हमारा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू सेम हो, सिग्मा हो, तो उस कंडीशन को क्या मिलेगा? तो देखिए यहाँ मिला था सिग्मा 1 प्लस सिग्मा की जगह पर हम सिग्मा रखेंगे तो सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा हो गया। देखिए 2 सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ, 2 2 कट हुआ, हमको मिला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक। अब देखिए इन रीजन सेकंड, अब रीजन सेकंड में हमने निकाला है, तो रीजन सेकंड देखेंगे दोनों एक दूसरे से अपोजिट नेचर है। तो अभी आप समझ जाइए, सिंपल से बिना आप सॉल्व किए आंसर दे सकते हैं इसका। ठीक है, अगर दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, सिग्मा ये भी हो, अब दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों की, और दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, इसका मतलब यहाँ पर आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी रीजन सेकंड में वो आपको 0 मिलेगी। ठीक है, फिर आप निकाल भी सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, अब हमको ये नहीं पता कि जैसे देखिए यहाँ दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड रीजन निकाला है E2 माइनस E1, तो E2 माइनस E1 आप कर सकते हैं या फिर E1 माइनस E2, क्योंकि हमको पता नहीं है कि इसमें चार्ज ज्यादा है इसमें चार्ज कम है। ठीक है, तो हमने माना है इफ E2 इज ग्रेटर देन E1, आप अगर लिख दो यहाँ E1 इज ग्रेटर देन E2 तो आप E1 माइनस E2 कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर हमारा सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ सिग्मा रखेंगे, यहाँ सिग्मा सिग्मा माइनस 0, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सेम डायरेक्शन में थी, वैसे यहाँ भी सेम डायरेक्शन में है, तो जो यहाँ हमको मिला वही हमको यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। ठीक है, केस सेकंड में क्या है, हमारी फर्स्ट सेट क्या है पॉजिटिव और सेकंड सेट क्या है नेगेटिव। ठीक है, तो अभी आपको बताया गया था कि जब आपका पॉजिटिव सेट इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आउटवर्ड देखने को मिलेगी, परपेंडिकुलर टू सीट। तो ये पॉजिटिव इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सीट की परपेंडिकुलर आउटवर्ड निकलती हुई निकलेगी, तो आपको यहाँ से E1 मिला और इसकी वजह से यहाँ पर E1 मिला। लेकिन अगर यही और यहाँ पर जैसे इस पॉइंट निकालोगे तब भी आपको आउटवर्ड, यहाँ भी आउटवर्ड और यहाँ भी आपको आउटवर्ड ही मिलेगा पॉजिटिव सीट के लिए। अगर यही सीट नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव, मतलब अगर यही सीट नेगेटिव है तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगी वो अंदर साइड मतलब इनवर्ड साइड आते हुए मिलेगी। तो सेकंड सीट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर साइड मिलेगी, E2 यहाँ मिला, ऐसे आपको E2 अंदर साइड यहाँ मिलेगा और इसकी वजह से आपको E2 यहाँ मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, समझ में आया कैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया? पॉजिटिव प्लेट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल बाहर प्लेट से दूर जाते हुए निकलेंगे परपेंडिकुलर, और नेगेटिव प्लेट की वजह से आपको प्लेट के अंदर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी। ठीक है, तो हमने वही दिखाया। ठीक, तो देखिए फर्स्ट रीजन में क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट रीजन में, अब देखिए फर्स्ट रीजन में आप देखेंगे अब आपका जो E1 E2 है ये दोनों इस कंडीशन में अपोजिट डायरेक्शन में गए, सेम नहीं, कैसे हैं? अपोजिट है, इनकी डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। ठीक है, अब जब अपोजिट हम मान लेते हैं इस कंडीशन में हमारा इफ E1 इज ग्रेटर देन E2 हमने माना है। ठीक है, ये हमारा जो E1 है वो ग्रेटर देन E2 से। ठीक है, तो हमको ये देखने को मिला। ठीक है, हमको क्या मिली, जब दोनों अपोजिट हैं और दोनों को सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सेम मान लिया, सिग्मा मान लिया, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 देखने को मिली। कहाँ पर? फर्स्ट रीजन में। सेकंड रीजन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट देखने को मिली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, इसी तरीके से ये अपोजिट है, यहाँ भी हमको 0 मिली। ठीक है, ओके, तरीका वही है सारा कुछ जो आपको पीछे बताया गया था। ठीक, वीडियो आपको वन शॉट इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फिर से चीज वही नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आपको ये बताया गया था। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, और कंडक्टिंग स्फीयर, मान लीजिए कोई हमारा स्फीयर है। ठीक है, हमारा स्फीयर है, स्फीयर में हमारा चार्ज स्फीयर है। ठीक है, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब इस पर हमको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो इसमें 3 केसेस होंगे। केस फर्स्ट, या तो हम उस स्फेरिकल सेल्स के बाहर बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, केस सेकंड, या तो हम उसके सरफेस बताएंगे, केस थर्ड, या फिर उस सेल के अंदर बताएंगे। ठीक है, अब देखिए जो आपका ये स्फेरिकल सेल है, अब होता है तो कई टाइप का, जैसे एक हॉलो स्फीयर होता है, एक सॉलिड स्फीयर होता है। तो आपके सिलेबस में हॉलो स्फीयर है। ठीक है, तो ये जो आप जो डेरिवेशन देखेंगे यहाँ पर, ये हॉलो स्फीयर रहेगा, बाकी सॉलिड स्फीयर भी होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप हॉलो स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये कैसा है हमारा हॉलो स्फीयर, मतलब अंदर खोखला है। ठीक है, सिर्फ सरफेस है, बॉल होती है आपकी ना, बॉल कैसा है, हॉलो स्फीयर होता है, अंदर खोखला होता है। ठीक है, तो जो चार्ज है इसका सरफेस पर है, देखिए चार्ज कैसा है, सरफेस पर है। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे बोला गया कि
इस O पॉइंट से R डिस्टेंस की दूरी पर, इस O पॉइंट से R डिस्टेंस दूरी किसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आउटसाइड द सेल, सेल के मतलब इस स्फीयर से बाहर पॉइंट P बताना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है, अगर आपको कहीं भी बताना रहेगा सबसे पहले आप गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। अगर आपको यहाँ बताना है, यहाँ से होते आप गॉसियन सरफेस ड्रा करिए, सिमेट्री सिमेट्री जैसी सिमेट्री हो आपकी। अगर ये स्फीयर फॉर्म में ड्रा करिए, ठीक है, समझ रहे हैं आप। छोटा सा यहाँ एरिया कट करिए, यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप देखिए, ये आपने गॉसियन सरफेस ड्रा किया है, ठीक। अब आपने यहाँ पर गॉसियन सरफेस देखा है, तो यहाँ से आप देखिए 3D सरफेस है, ठीक है। कैसा सरफेस है? 3D सरफेस है। 3D सरफेस की वजह से आपको जो एरिया वेक्टर मिलेगा वो आउटवर्ड मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? आउटवर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो ईडी मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री आप देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर और डीएस। ई डीएस cos थीटा का हमने 0 रखा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ ई डीएस, डीएस इंटीग्रेट को एस मिला। एस क्या मतलब? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया फार्मूला होता है 4πr², ये मिला हमको। तो फाई ई बराबर में q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हमने इसके जगह पर q बाई एप्सिलॉन नॉट रखा, ठीक है। देखिए हमने q बाई एप्सिलॉन नॉट रखा, क्यों, ठीक है, q बाई एप्सिलॉन नॉट रखा, e को यहीं रोका, 4πr² यहाँ भेज दिया हमको, e बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r² मिला, ठीक है। अब ये हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी फार्मूला, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिग्मा बराबर में चार्ज अपान में सरफेस एरिया होता है। तो ये हमारा कैसा सरफेस एरिया है? स्फीयर है। तो स्फीयर के लिए सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4πr²। यहाँ से हमको क्यों मिलता है? सिग्मा बराबर 4πr², ठीक है। यहाँ से हम कट करें, हमको क्या मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा कैपिटल R² बाई सिग्मा R²। अब कैपिटल R क्या है हमारा? कैपिटल R है हमारा कि स्फीयर का रेडियस, और R हमारा क्या है? स्फीयर के सेंटर से R डिस्टेंस की दूरी हमने निकाला, ठीक है। कैपिटल R देखिए हमारा ये है, और स्मॉल r क्या हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है। समझ में आ गया? अगर हम एट सरफेस निकालें, क्या कहते हैं एट सरफेस? मतलब अभी तक हम जो यहाँ आउटसाइड निकाले, अगर हम यहाँ पर निकाले, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, सारा कंडीशन ये होगा, बस फर्क ये होगा कि अब जो हमारा ये r था ना, r यहाँ का, अब r दोनों हमारा क्या है? बराबर हो जाएगा। देखिए एट सरफेस स्मॉल r और इस कैपिटल r बराबर हो गया, तो कैपिटल R की जगह पर स्मॉल r रख दिए, कैंसिल करें, हमको सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ठीक है। समझ रहे हैं? अब केस थर्ड देखिए, एट इनसाइड, ठीक है। आपका ये सरफेस था, ठीक है। इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज था कुछ इस तरीके से, ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए आपका सेंटर है, और आपसे यहाँ इनसाइड पूछ लिया, कहीं भी इनसाइड पूछ लिया, तो आप करोगे क्या? पहले गॉसियन सरफेस ड्रा करोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ऐसे मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ से आपको डी क्या मिलेगा? डीएस वेक्टर भी ऐसे मिलेगा सेंटर एक्सिस में। तो आप यहाँ से थीटा क्या मिलेगा? 0 डिग्री, ठीक है। सारा कुछ यहाँ मिलेगा, थीटा 0 डिग्री हुआ, ये आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेट करें, प्लस डीएस बाहर हुआ, ईएस मिला आपको। cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, क्योंकि आप थीटा है तो यहाँ 0 रखोगे, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपको डीएस मिला, ठीक है। अब क्यों इनसाइड अंदर कोई चार्ज है? अगर ये आसपास स्फीयर खोखला है तो कोई चार्ज नहीं, तो क्यों इनसाइड क्या मिला आपको? 0। क्यों इनसाइड जब 0 मिल गया तो पूरा टर्म 0 हुआ, ईएस ऐसे इधर गया, ये भी 0 हो गया, तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है इनसाइड द स्फीयर क्या मिलती है? 0 मिलती है। मतलब कि गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ क्या कहता है कि चार्ज हम क्या करते हैं, ठीक है। गॉस सरफेस क्या है हमारा? फाई ई बराबर क्यू इनसाइड है, ये अपान में एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड मतलब स्फीयर के अंदर, स्फीयर हमारा है खोखला, तो खोखला है, इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं, चार्ज नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखने को मिलेगी इनसाइड, ठीक है। ये था हमारा, ठीक है। तो देखिए, ठीक है। अब देखिए जो आपके एनसीईआरटी में होता है, एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और गॉस थ्योरम का दोनों चैप्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेकिन हम आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का अलग चैप्टर करके दिया गया है, और गॉस थ्योरम का अलग करके दिया गया है, ठीक है। तो सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम पर्पस से आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक, ओके। तो पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।